आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम तनुज कुमार पांडे और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो लास्ट लेक्चर वीडियो जब हमने अपलोड किया था तो उसके कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज़ थी, तो पहले उन क्वेरीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो एक क्वेरीज़ थी भाई, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एक प्रॉपर्टी आती है जिसमें हम रैंडम वेरिएबल में चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल अप्लाई करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा। तो इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। देखो पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, x कोई रैंडम वेरिएबल है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये सपोज कैपिटल fx से हम इसे डिनोट करते हैं। तो कैपिटल fx बाय डेफिनेशन ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। यहाँ पे कैपिटल x तो रैंडम वेरिएबल है और स्मॉल x रैंडम वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है आउट ऑफ 1, ये डिनोट करता है। तो इस केस में जैसे हम चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करें तो सपोज करिए एक रैंडम वेरिएबल हमारे पास आ गया x माइनस ए। इसमें हमने क्या किया है, चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई किया है। चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई कर दिया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई x माइनस ए। ए यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस x माइनस ए का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, तो इस x माइनस ए का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसे हम अगर डिनोट करना चाहें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस ए लेस देन इक्वल टू x बाय डेफिनेशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसको हम सॉल्व करें तो देखो ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल x, अब जो ये कांस्टेंट है ये राइट हैंड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस ए। तो इसका मतलब है ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, x प्लस ए तक कैलकुलेट करनी है। तो x प्लस ए यहाँ पर एक पॉइंट है तो ये हो जाएगा f x प्लस ए। तो इसका मतलब है x माइनस ए का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, f x प्लस ए होगा। इसी तरह से x प्लस ए का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, f x माइनस ए होगा। तो ये तो था चेंज ऑफ ओरिजिन। जब आप रैंडम वेरिएबल चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई करेंगे तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट होगा। हम नेक्स्ट चेंज ऑफ स्केल हम अप्लाई करें, यानी हम क्या करें, रैंडम वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो नया रैंडम वेरिएबल बना a इंटू एक्स, अब ये a इंटू एक्स भी क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा। जैसे जो रैंडम वेरिएबल का कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो अपने आप में क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल होता है। ये एक थ्योरम है। तो इसके बेसिस पे ax भी यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम निकालना चाहें तो हम ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ax लेस देन इक्वल टू ए पर्टिकुलर वैल्यू स्मॉल x। तो इस केस में इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x अपॉन a। तो फाइनली जो ax का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ये हो जाएगा f x अपॉन a। सिमिलरली अगर x अपॉन a है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होना चाहिए, f a इंटू एक्स। तो ये तो हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इसी तरह से अगर रैंडम वेरिएबल हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा। इसी तरह से अगर रैंडम वेरिएबल का कोई फंक्शन हो गया मॉड एक्स, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए पहले रैंडम वेरिएबल को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लेक्चर में रैंडम वेरिएबल को समझा था और हमने ये भी बताया था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हमने की, एक एग्जांपल से हमने समझा। भाई हमने एग्जांपल लिया टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, तो उसमें हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लिया सपोज नंबर ऑफ टेल्स। तो उस केस में रैंडम वेरिएबल x नंबर ऑफ टेल्स है, इसकी 3 वैल्यूज़ पॉसिबल थी। पहली वैल्यू थी 0, दूसरी वैल्यू थी 1 और थर्ड वैल्यू थी 2। तो हमने कहा भाई जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 0 टेल आने का चांस क्या होगा। तो 0 टेल आने का चांस होगा 1/4, 1 आने का चांस होगा 2/4 और 2 आने का चांस होगा 1/4। तो ये जो टेबल हमने यहाँ पे बनाई है, इस टेबल में क्या है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है। तो इस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या कहा जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x।
हमने क्या किया है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नोट कर लिया, यानी उन वैल्यूज़ की पर्टिकुलर वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, दिस फंक्शन is basically denoted by px and is defined as probability of x equal to small x। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब लेकिन कब कहेंगे, इसके लिए कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो यहाँ पर दो कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। अब वो दो कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कोई भी फंक्शन इन x वैल्यूज़ का कोई भी फंक्शन जो इन दो कंडीशंस को होल्ड करेगा उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो पहली कंडीशन होगी भाई ये फंक्शन जो भी हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, यानी फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन होगा सम ऑफ पी एक्स ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी इस जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं उस फंक्शन की एक्स के ऊपर सारी वैल्यूज़ का सम, ये सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन इन दो कंडीशंस को होल्ड करेगा तो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है, एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, और उसके थ्रू जो भी वैल्यूज़ जनरेट होंगी वो वैल्यूज़ क्या करेंगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, बनाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखिए ये सारी प्रोबेबिलिटीज, जैसे ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे, यानी पी एक्स यहाँ पे डिफाइन हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो ये पहली कंडीशन यहाँ पे होल्ड करता है। सेकेंड कंडीशन पे हम कह रहे हैं भाई इन पी एक्स का सम, यानी इस प्रोबेबिलिटीज का सम ओवर द रेंज ऑफ x, ये सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इन वैल्यूज़ का सम, इन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ का सम क्या है, 1 है। तो इस केस में जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट पॉइंट x, तो इन प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना है, 1 है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। तो हम कहेंगे भाई फंक्शन क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अब इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसलिए कह रहे हैं, हमने रैंडम वेरिएबल जो यहाँ पे डिफाइन किया है वो क्या है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो इस केस में फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं। जैसे हमने सपोज मैंने एक फंक्शन लिख लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 15, और मैंने x की वैल्यूज़ यहाँ पे डिनोट कर ली 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये एक फंक्शन है। अब इसका आपसे कहा जाए भाई इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो आपको एक टेबल बनानी होगी सिंपली, जिसमें आप x की वैल्यूज़ को लोगे, पहली वैल्यू 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। अब जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल पॉइंट्स पे डिफाइंड है। ये पी एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो ये इंडिविजुअल पॉइंट्स पे डिफाइन होगा। मैंने बताया भाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर वैल्यू यानी 1 पे कितनी होगी, इस फंक्शन में एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। 2 पे कितनी होगी, x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/15। 3 पे कितनी होगी, ये हो जाएगा 3/15। इसी तरह से 4/15, इसी तरह से 5/15। तो क्या ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये फंक्शन एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये हमें चेक करना है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन चेक करने के लिए इन दो कंडीशंस को चेक करना होगा। तो हमने देखा भाई पहली कंडीशन पी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये एक और एडिशन होगा यहाँ पे, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की हर वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये फंक्शन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इस केस में x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने रख के देख ली, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर देन
0 हैं। तो इसका मतलब पहली कंडीशन यहाँ पर होल्ड करती है। सेकंड कंडीशन है भाई, इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जो सम होगा ओवर द रेंज ऑफ x, ये सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करें, इन्हें ऐड करके देख लेते हैं। इन्हें ऐड करके देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर में 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 15। तो हम यहाँ पे सम देख रहे हैं भाई 15/15, यानी कौन सा सम, समेशन ओवर x ओवर द रेंज ऑफ x, दैट इज x 1 to 5 ऑफ px। तो ये कितना आया 15/15, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा भाई ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है ये क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड कर रहा है और सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब है जो एक गिवन फंक्शन है ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, या इसे हम कहेंगे ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ऑफ रैंडम वेरिएबल x, और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसी तरह से अगर रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा और उसे क्या कहेंगे, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेकंड होगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम नोटेशन देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है, तो कोई भी गिवन फंक्शन, इसका नोटेशन हमने थोड़ा चेंज कर दिया। हमने कहा भाई f ऑफ स्मॉल x, fx, ये फंक्शन क्या होगा, इसे हम लिख लेते हैं विल बी ए probability density function, will be a probability density function if and only if। इसके लिए भी क्या है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, दिस fx शुड बी नॉन नेगेटिव, यानी ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी x, यानी x की हर वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। और सेकेंड कंडीशन, द इंटीग्रेशन over the domain of x of fx must be equal to 1, यानी fx का x की रेंज में इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसे हमने कहा नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, और इसे हम कभी कभी कह देते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी। तो यह इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए फंक्शन। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे होती है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, सपोज a एंड b, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू b, लेस देन इक्वल टू b, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b, ये दोनों इक्वल होंगी। और किसके इक्वल होंगी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ fx dx। ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी, कब, जब ये दो कंडीशंस होल्ड करेंगी। तो कोई भी गिवन फंक्शन जो क्या करता है, ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को होल्ड करता है फॉर ए रैंडम वेरिएबल x, तो उसे हम कहेंगे वो क्या होगा, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए बेसिकली दोनों हैं क्या, दोनों हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। हम अगर रैंडम वेरिएबल की बात करें तो जनरल वे में हम बात करते हैं तो हम कह लेते हैं भाई रैंडम वेरिएबल का ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अब रैंडम वेरिएबल डिपेंड करता है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। अगर डिस्क्रीट है तो उसे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे, कंटिन्यूअस है तो उसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में मास फंक्शन यानी क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होगी, और डेंसिटी फंक्शन के केस पे क्या होगा, एक रेंज में प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी। रेंज का मतलब है कि भाई जो सपोज जो रैंडम वेरिएबल है x, इसकी लोअर लिमिट x है और अपर लिमिट x प्लस सपोज dx है, तो इस केस में ही ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लाइज बिटवीन ए स्मॉल और वी कैन से इनफाइनाइटेसिमल लिमिट, दैट इज द लिमिट इज बिटवीन x टू x प्लस dx। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा, डेंसिटी फंक्शन के केस में इस रेंज में डिफाइंड होगी, जबकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के केस में क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन है। यानी एक तरह से हम देख रहे हैं भाई fx क्या होता है, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कहने का मतलब है fx हमने डिफाइन किया है, तो fx, अब सपोज x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 हमने ली, तो f
एट 1/2 इसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, कहाँ पे डिफाइन होगा, ये एक रेंज में डिफाइन होगा। जैसे हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। अब ये इनफाइनाइटेसिमल इंटरवल भी हो सकता है और लार्ज इंटरवल भी हो सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस तरह की प्रोबेबिलिटी देगा, 0 प्रोबेबिलिटी देगा। इसको अगर हम ग्राफ से समझें तो ग्राफ में हमने क्या किया, एक रैंडम वेरिएबल ले लिया x एक्सिस में और y एक्सिस में इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। अब सपोज करिए जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ मिला है, तो अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हमें क्या करना होगा, एक रेंज यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। हमने कहा भाई ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट स्मॉल x है यानी ये पर्टिकुलर वैल्यू है, और ये पॉइंट x प्लस dx है यानी एक रेंज है। तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस रेंज में प्रोबेबिलिटी कितनी है, और इस रेंज की प्रोबेबिलिटी होगी fx dx। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमने मास फंक्शन में एक एग्जाम्पल लिया, इसी तरह से डेंसिटी फंक्शन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं fx इक्वल टू सपोज 3x², और यहाँ पे हमने क्या करा, रैंडम वेरिएबल को कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले लिया। तो ये एक क्या होगा, रेंज में डिफाइन होगा। एक रेंज में डिफाइन है तो x की रेंज यहाँ पे 0 to 1 है, और इस रेंज पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो डिफाइन है वो 3x² है। तो अब हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी कि भाई fx क्या होना चाहिए, fx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। तो x की लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, तो हम f0 देखें तो f0 पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और f1 पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी हम कह रहे हैं भाई ये वैल्यूज़ क्या हैं, नॉन नेगेटिव हैं। तो अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर द रेंज ऑफ x की रेंज है 0 to 1, और हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। तो चेक करते हैं, देखो 1 आ रही है, तो ये इंटीग्रेशन 0 to 1 fx 3x² dx, तो ये हो जाएगा 3x³ डिवाइडेड बाय 3 एंड लिमिट हो जाएगी 0 to 1। तो ये 3 से 3 बैलेंस हो गया, और ये 1³ माइनस 0³, तो फाइनली ये आ गया 1। तो इसका मतलब है जो गिवन फंक्शन है ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करता है। दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है मीन्स पहली नॉन नेगेटिविटी जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड कर रहा है, लोअर लिमिट पे भी वैल्यू नॉन नेगेटिव है, अपर लिमिट पे भी वैल्यू नॉन नेगेटिव है। और सेकेंड प्रॉपर्टी नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी है, जो फंक्शन होगा उसका ओवर द रेंज x इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा, डोमेन में इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमने कहा भाई ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो आपने देखा भाई f1 पे वैल्यू कितनी है, 3 है, f1 पे वैल्यू 3 है, और आप कह रहे हो कि fx क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो क्या प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है ना। f1 की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन आप fx को कह रहे हो भाई ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा तो ये प्रोबेबिलिटी, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए थी, लेकिन ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो कहने का मतलब यही है कि भाई पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमने सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे देखा है कि फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव है या नहीं है, यानी पर्टिकुलर वैल्यू 1 पे ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या है, 0 है। तो अब आप कहोगे भाई हमें 1 पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें एक रेंज डिफाइन करनी होगी, एक रेंज डिफाइन करनी होगी, तभी हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99 टू सपोज 1.01। तो ये रेंज हमने डिफाइन कर ली, 0.99 टू 1.01। तो इस रेंज में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा भाई x इक्वल टू 1 पे अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी कितनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस क्या है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या होगा,
पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है, और डेंसिटी फंक्शन में क्या होगा, एक इंटरवल में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। अब आपको चेक करना है कोई भी गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं है। अब मैं इसे जनरलाइज कर रहा हूँ यहाँ से, जब भी मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहूँगा तो रैंडम वेरिएबल का वो फंक्शन क्या होगा, या तो मास फंक्शन होगा या डेंसिटी फंक्शन होगा। मास फंक्शन कब होगा, जब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा। डेंसिटी फंक्शन कब होगा, जब रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस होगा। और ये भी एक फैक्ट है कि वह रैंडम वेरिएबल ना ही यहाँ पे रैंडम है ना ही वेरिएबल है, ये क्या है, एक फंक्शन है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो इसे आप लाइक करेंगे और इस लेक्चर वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। और आपका अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई फ्यूचर वीडियोज़ हम यहाँ पे अपलोड करें तो वो आपसे मिस ना हो जाएं। थैंक यू।